हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोरख क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने प्राचीन भारत प्रारंभ किया था। उसमें अब तक के हम मौर्य वंश को कंप्लीट पढ़ चुके थे। अब मौर्य वंश के बाद हमने देखा था कि कैसे मौर्य वंश के जो अंतिम राजा होते हैं वे थोड़े निर्बल होते हैं, जिस कारण उनके जो अधीन क्षेत्रों में नए नए राजवंशों का उदय होता है, जिसमें हमने शुंग वंश को पढ़ा। फिर उसके बाद कर्ण वंश, ये दोनों मगध पर ही राजवंश, इनका वंश का शासन हुआ। ठीक है, इसी तरह उनके अधीन जो दक्षिण भारत का हिस्सा था, और दक्षिण भारत वंश में आपने देखा सातवाहन वंश उदय हुआ। और सातवाहन वंश जब तक कि उनका आधिपत्य रहा, उसके बाद वहाँ पर भी वे छोटे छोटे वहाँ से राजवंश भी उदय हुए, जैसे कि आंध्र आंध्र इक्ष्वाकु वंश आपने पढ़ा था। ठीक है, उसका वाकाटक वंश आपने पढ़ा। ठीक है, तो इस तरह अब देखते हैं हमने नए नए वंश हुए। और उसी टाइम जब आपका शुंग वंश उदय हुआ था मगध में, उसी समय आपके विदेशी शासन के आक्रमण भी प्रारंभ हुए। तो विदेशी शासन देखते हैं आपके विदेशी शासक कैसे कैसे कौन कहाँ से आक्रमण करते हैं। ठीक है, तो मौर्य पतन के पश्चात पश्चिमोत्तर भारत में मध्य एशिया से आई ब्राह्म शक्तियाँ यानी बाह्य शक्तियाँ ने अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। इसमें बाह्य शक्ति कौन कौन सी होती है? एक हिंदी यवन, ठीक है, दूसरे पार्थियन जिसे पहलव बोलते हैं, शक और कुषाण। हिंद यवन यानी यूनानी कोई बोलते हैं। ठीक है, तो पार्थियन और शक और कुषाण, ये चार विदेशी आक्रमण भारत में सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, बात करते हैं पहले आप हिंदी यवन यानी जिसको इंडो ग्रीक बोलते हैं, अर्थात बैक्ट्राई आक्रमण के नाम से भी इसको आप जानते हैं। ठीक है, तो सिकंदर जो थे, जैसे कि आपने पता था सिकंदर पढ़ा था, अलेक्जेंडर सिकंदर। ठीक है, उसके अधीन एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसके अंदर मैसेडोनिया, सीरिया, बैक्टीरिया, पार्थिया, अफगानिस्तान, पश्चिमोत्तर अपना भारत का कुछ हिस्से। ठीक है, तो उसके सिकंदर के अधीन थे। सिकंदर की मृत्यु के बाद उनके जो सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, ये सेल्यूकस जो लिखा है, इनका पूरा नाम है सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, उनके अधीन सब सारा साम्राज्य आ जाता है। ठीक है, तो जब तक कि ये जिंदा रहते हैं, जब तक कि तो सारे एकजुट इनके अधीन रहता है। लेकिन जब इनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वंशों का जो मतलब गवर्नर जो उन्होंने बना रखे थे, वे गवर्नर अपने अपने आप को इस्टेब्लिश्ड कर लेते हैं और अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी में 250 यानी 250 BC यानी ईसा पूर्व में बैक्टीरिया के जो गवर्नर थे, इनका नाम था डियोटोडस। ठीक है, डियोटोडस अपने आप को एक अपना स्वतंत्र कर लेते हैं। इसी तरह पार्थियन गवर्नर जो थे और कक्स, ये भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। ठीक है, तो डियोटोडस समझते हैं। ये डियोटोडस के जो वंशज हुए, जैसे कि डिमिट्रियस एस के, मतलब इनके जो साम्राज्य था, ये डियोटोडस के जो बैक्टीरिया गवर्नर थे डियोटोडस, इनके जो वंश में आगे जाकर डेमेट्रियस आते हैं। ये डेमेट्रियस ही भारत पर सबसे पहला आक्रमण, बाह्य विदेशी आक्रमण करते हैं 183 BC यानी ईसा पूर्व में। प्रथम सफल अगर आक्रमण, यूनानी आक्रमण किसने किया, तो डेमेट्रियस के द्वारा ही किया गया। और ये कहाँ किया गया? ये पंजाब के सिंध वाले इलाके पर किया गया, जहाँ से इन्होंने इस पर कब्जा कर लिया और वहाँ से इन्होंने राजधानी बनाई साकल। जब इन्होंने यहाँ आक्रमण किया तो उसी समय जो यूक्रेटाइटस थे बैक्टीरिया के, तो बैक्टीरिया में तो क्या किया, उसने विद्रोह करते हैं और बैक्टीरिया को अपने हाथों में ले लेते हैं। और डेमेट्रियस के हाथों से जो बैक्टीरिया था वो उसके हाथों से निकल गया। तो डेमेट्रियस फिर यहीं से इस जो साकल जो राजधानी बनाई थी, यानी जो पंजाब के हिस्से पर, सिंध हिस्से पर इन्होंने कब्जा किया था, उस पर ही अपना आधिपत्य बना लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, यूक्रेटाइटस के बारे में। ठीक है, ये यह भी भारत के कुछ प्रदेशों की ओर बढ़ता है। अब भारत के कुछ प्रदेशों को भी जीत भी लेता है और ये राजधानी अपनी बनाता है तक्षशिला। ठीक है, यानी कि उधर से डेमेट्रियस भी बढ़ रहे थे, इधर से यूक्रेटाइटस जिसने बैक्टीरिया पर अब कब्जा कर लिया था, वो भी भारत की ओर बढ़ता है। बात करते हैं डेमेट्रियस जो था, इसके सबसे बड़े एक सेनापति थे जिसका नाम था मिनांडर। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में इनको मिलिंद कहा गया है और इनके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है, मिलिंद पन्हो। ठीक है, इसके अंदर आपको नागसेन और आपका मिनांडर, इन दोनों के बीच संवाद है। ठीक है, इसको बारे में इसमें लिखा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार कि मिलिंद पन्हो किस पर लिखी गई है। ठीक है, बात करते हैं, इसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था मिनांडर ने। ठीक है, इसके सिक्कों पर धर्म चक्र अंकित है। ठीक है,
ये क्वेश्चन ही पेपर में आ चुका है कि धर्म चक्र किस पर अंकित है, किस सिक्कों पर मिला है। ये आपके मिला है मेनांडर के सिक्कों पर मिला है। ऐसे सिक्के किसके थे, सोने के सिक्के हुआ करते थे। इनके सिक्कों को द्रम कहा जाता है, ठीक है। और तक्षशिला के जो राजा थे, जो उसका नाम था एंटियालकिडस, यानी कि तक्षशिला के कौन से जो तक्षशिला पर अधिपत्य किनका हो गया था, ये हो गया था कोई यूक्रेटाइटस का, ठीक है। यूक्रेटाइटस जो मैंने आपको बताया, यूक्रेटाइटस जो थे इसी वंश में आगे चल कर आते हैं कौन, आपके आते हैं एंटी एंटियालकिडस आते हैं। इनके जो राजदूत थे उनका नाम था हेलियोडोरस। यही भागवत धर्म के अनुयायी हुआ करते थे कौन, हेलियोडोरस, ठीक है। इन्होंने वासुदेव का वैशनगर, यानी वैशनगर का पड़ता है विदिशा में पड़ता है, में एक गरुड़ ध्वज स्थापित करवाया था, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है कि गरुड़ ध्वज विदिशा में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, हेलियोडोरस के द्वारा, ठीक है। यूनान की प्राचीन मूर्तिकला जो थी वो थी आपकी हेलिनिस्टिक, ठीक है, ये याद रखना हेलिनिस्टिक, ठीक है। सिक्कों पर नाम, चित्र, तिथि का अंकन अगर किसी के द्वारा शुरू किया गया है, ये यूनानियों के द्वारा ही शुरू किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। बात करते हैं उसके बाद दूसरे जो भारी आक्रमण वाले थे, शक की बात करते हैं। इन्होंने हिंद यवन को पराजित करते हुए भारत में अनेक शाखाएं स्थापित की। प्रमुख शाखाओं की इनकी बात करते हैं। नंबर 1 उत्तरी क्षत्रप, ठीक है, जो कि पंजाब और मथुरा पर इनका आधिपत्य हुआ करता था। इसमें जो प्रथम शासक जो भारत पर राज करते हैं, मतलब इस पंजाब और मथुरा के क्षेत्र पर राज करते हैं शक के, उनका नाम था मोएज या मोघ बोलते हैं, ठीक है। कहीं कहीं इनको माउस भी बोल देते हैं, ठीक है। तो मोएज या मोघ थे। बात करते दूसरी शाखा की, बात करते पश्चिमी क्षत्रप, जिसमें नासिक और उज्जैन का क्षैरात वंश हुआ करता था, ठीक है। क्षैरात वंश था पश्चिमी क्षत्रप, ठीक है, नासिक उज्जैन में। प्रथम शासक की बात करते हैं, इसमें भूमक थे, ठीक है। इनके सिक्कों पर क्षत्रप लिखा है। इसी वंश में आते हैं नहपान, जैसे कि मैंने आपको बताया था। नहपान कौन थे, नहपान की लड़ाई होती है किसके साथ, गोमतीपुत्र सतकर्णी, जो कि एक सातवाहन वंश के शासक थे, और ये उनसे हार भी जाते हैं, क्योंकि इनके जो चांदी के सिक्के थे, उन्हीं चांदी के सिक्कों पर आपको, इनके चांदी के सिक्कों पर गोमतीपुत्र सतकर्णी के नाम अंकित है, जिस कारण ये पता लगता है कि गोमतीपुत्र सतकर्णी से हार गए थे और उनके नाम को अपने सिक्कों पर अंकित करवाया था, ठीक है। भड़ोच बंदरगाह इनके ही अधीन हुआ करता था। तीसरे बात करते हैं उज्जैन के, ठीक है। उज्जैन में कार्दमक वंश हुआ करता था, जिसके संस्थापक कौन थे, चष्टन थे, ठीक है। प्रसिद्ध शासक की बात करते हैं रुद्रदामन, ठीक है। रुद्रदामन, इनके प्रसिद्ध मैंने बताया था ना, रुद्रदामन से कौन पराजित हुए थे, गोमतीपुत्र सतकर्णी के पुत्र जो थे वशिष्ठ पुत्र पुलमोमी, ठीक है, वशिष्ठ पुत्र पुलमोमी, वे रुद्रदामन से हार गए थे। रुद्रदामन के शासनकाल की बात करें 130 एडी से 150 एडी था, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख इन्होंने लिखवाया था, ठीक है। संस्कृत भाषा का प्रथम ये लेख है, ठीक है, इसको याद रखना। उपाधि की बात करें, महाक्षत्रप की उपाधि ये लेते हैं। वशिष्ठ पुलमोमी में भी पराजित किया था, लिख भी दिया मैंने, ठीक है। सुदर्शनशील का पुनर्निर्माण इन्होंने करवाया था। अच्छा, सुदर्शनशील बनवाई किसने थी, ये बनवाई थी आपके पुष्यगुप्त ने। पुष्यगुप्त कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके सेनापति थे पुष्यगुप्त, इन्होंने ये बनवाई थी, ठीक है, इसको याद रखना। इसी वंश में अंतिम शासक आते हैं रुद्र सिंह थर्ड, ठीक है। रुद्र सिंह थर्ड, ये क्वेश्चन इस बार एनटीपीसी 2025 में आया था कि रुद्र सिंह थर्ड को किस सम्राट के द्वारा पराजित किया गया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह ही पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा किस शासक को पराजित किया गया था, ठीक है, रुद्र सिंह तृतीय, ठीक है। एक होते शक नरेश थे, ठीक है, और कौन सी शाखा के नरेश थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आपके उज्जैन के थे। कौन से वंश से थे, कार्दमक वंश से थे। अगर और उसको अच्छा क्वेश्चन पूछना है तो वह नो ही पूछ सकता था कि रुद्र सिंह तृतीय किस वंश से थे, ठीक है, कार्दमक वंश से थे। शक शासक बात करते हैं त्रतार मुक्तिदाता की उपाधि धारण करते थे, ठीक है, इस तरह की उपाधि ये लिया करते थे, त्रतार, जिसको मुक्तिदाता बोलते हैं। बात करते हैं तीसरे जो बाह्य आक्रमण वाले, पहलव वंश, जिसको पार्थियन साम्राज्य भी बोलते हैं। उत्तरी पश्चिम भारत पर 1 BC यानी पहली ईसा पूर्व के अंत में पार्थियन नाम के शासक शासन कर रहे थे। उनके संस्थापक की बात करें, पहलव का संस्थापक
कौन था यहाँ, यह था मिथ्रेडेटस। ठीक है, इसको मिथ्रदात भी बोलते हैं, प्रथम थे। ठीक है, यूक्रेटाइडस के समकालीन थे। यूक्रेटाइडस मैंने बताया जिनका तक्षशिला के क्षेत्र पर इन्होंने आधिपत्य किया था। अन्य शासक की बात करते हैं, मिथ्रदात सेकंड प्रतापी शासक, इसने शकों को पराजित किया। ठीक है, एक और शासक थे गोंडोफार्निस, जिसको गुंदफर्न कहते थे। तख्ते वही अभिलेख। ठीक है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन ये एग्जाम में आ जाता है कि तख्ते तवही अभिलेख किस राजवंश से संबंधित है। ठीक है, ये आप याद रखना। ठीक है, इसकी जानकारी आपको कहाँ मिलती है, ठीक है, इनसे इसकी जानकारी मिलती है। तो पेशावर ज़िले पर इनका अधिकार होता है। पेशावर का पड़ता है आधुनिक पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, एक सेंट थॉमस नामक पादरी ईसाई प्रचार के लिए भारत भी आते हैं। ठीक है, 65 AD के हजारा जिले के पंजत अभिलेख एवं 79 ईस्वी के तक्षशिला अभिलेख के अनुसार कुषाणों ने भारत में पार्थियन शासन का अंत किया। कहा जाता है कि पार्थियन को भारत से जो उनका शासन समाप्त किया, ये क्या कहना है, कुषाणों ने। कुषाण को ये चौथे आपके मिलते हैं भाई आक्रमणकारी कुषाण। कुषाण थे कौन, थोड़ा उनके बारे में जानते हैं। चीनी ग्रंथों में कुषाण को यूची जाति की शाखा माना जाता है। इनका निवास कहा जाता है, ये चीन के कानूस प्रदेश में थे। जब 100 BC आया, यानी कि 100 ईसा पूर्व आया, उसके आसपास क्या होता है, ये जो जाति थी यूची, ये 5 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। उन 5 शाखाओं में जो एक थे उनका नाम था कुषाण। क्या थे, कुषाण। ठीक है, इसको याद रखना। तो प्रथम राजा इसमें जो होते वो होते कुजुल कड़फिसेस ने बैक्टीरिया कौन सा इलाका था, आधुनिक अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, ये वाला इलाका, और साथ में काबुल, कंधार, पेशावर, सिंध पर अधिकार कर कुषाण वंश की नींव रखी। तो इतने इलाके इन्होंने जीते थे कुजुल कड़फिसेस ने। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके, ठीक है, शासनकाल की बात करेंगे 15 AD से 60 AD तक के इनका शासन हुआ करता था। ठीक है, इसने तांबे के सिक्के जारी करवाए थे। उपाधि लेते महाराजा धीराजा की उपाधि इनके द्वारा ली गई। फिर दूसरे शासक होते हैं विम कड़फिसेस, जो कि 60 AD से 78 AD तक आते हैं। इसने साम्राज्य तक्षशिला, पंजाब, कश्मीर, मथुरा तक फैलाया। ठीक है, तो भारत के अंदर एंटर कौन कर गया, ये एंटर कर गया, क्योंकि इसने तक्षशिला, पंजाब और कश्मीर तक के इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, वास्तविक संस्थापक इसके लिए इसको माना जाता है कि कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, विम कड़फिसेस है। इसने सोने तथा तांबे के सिक्के जारी किए। ठीक है, और यूनानी व ख्रोष्टी लिपि का ये प्रयोग किया करते थे। सिक्कों पर, इनके सिक्कों पर शिव, बैल और त्रिशूल के आकृतियाँ मिली है। ठीक है, तो इसको याद रखना, ये आकृति कहाँ मिली है आपको, इन पर मिली है। उपाधि की बात करें, महाराजा, राजा धीराज, महेश्वर। ये महेश्वर उपाधि पूछ लिए कि 2-3 बार आ चुका है एग्जाम में क्वेश्चन, कि महेश्वर उपाधि किस कुषाण शासक के द्वारा ली गई थी। ठीक है, तो वो कौन थे आपके, वो थे आपके कौन, विम कड़फिसेस। ठीक है, तो दो के बारे में मैंने पढ़ा ना, कुजुल कड़फिसेस और विम कड़फिसेस। अब बात करते हैं तीसरे जो सबसे महान प्रतापी शासक थे, कनिष्क थे। ठीक है, इसने शक संवत का प्रचलन करते हैं। राजधानी की बात करें, पुरुषपुर इनकी राजधानी हुआ करती थी, आधुनिक पेशावर में पड़ती है। और उसके बाद इनकी राजधानी जो हो गई थी वो हो गई थी मथुरा। तो यही बात कर, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है कि कुषाण वंश जो है, कुषाण वंश की द्वितीय राजधानी कौन सी थी। द्वितीय राजधानी इनकी मथुरा हुआ करती थी। लेखों में बात करें, लेखों में स्वयं को इसने क्या कहा है, देवपुत्र एवं राजाओं का राजा कहा है। अकॉर्डिंग टू रास्तरंगिणी किनके द्वारा, कल्हण वह कहते हैं कि कश्मीर पर भी इनने कुषाण शासक कनिष्क ने विजय प्राप्त की थी, और अपने नाम से एक कनिष्कपुर नामक सुंदर नगर भी बसाया था। इसने पाटलिपुत्र पर भी अधिकार किया, और बुद्ध का भिक्षापात्र और बौद्ध दार्शनिक अश्वघोष, ठीक है, को भी इन्होंने वहाँ से प्राप्त किया। यानी कि इनको एक दार्शनिक मिल गए थे अश्वघोष, और साथ में इनको एक जो बुद्ध का जो भिक्षा पात्र, यानी बुद्ध जिसमें भिक्षा मांगते थे, वो पात्र भी इनको मिल गया था। ठीक है, और चौथी बौद्ध संगति जो होती है वो इनके काल में ही आयोजन होती है। क्या होती है, कश्मीर के कुंडलवन, ठीक, कश्मीर के कुंडलवन में आकर होती है। अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र थे, और उपाध्यक्ष कौन थे आपके, उपाध्यक्ष थे आपके अश्वघोष। कौन थे, अश्वघोष। ठीक है, और चौथी बौद्ध संगति में आपको होता क्या है,
त्रिपिटक जो त्रिपिटक आप जानते हो बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ है। इसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक है नाम तीनों के। उन तीन पिटकों का पर टीकाएँ लिखी गई इसी बौद्ध संगति में। और महाविभाषा सूत्र, ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया था महाविभाषा सूत्र? ये लिखा गया था आपके वसुमित्र के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? वसुमित्र के द्वारा आपका ये लिखा गया है। और कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में है। कनिष्क के दरबार की बात करें, कनिष्क के दरबार में आपको पाशर, वसुमित्र, अश्वघोर, संरक्ष, चरक और नागार्जुन मिलते हैं। चरक जो थे ये इनके दरबारी क्या थे? चिकित्सक थे, ठीक है। और इनके द्वारा एक ग्रंथ चरक संहिता भी लिखा गया है। अन्य शासकों में बात करें, अन्य शासकों में आपको वाशिष्क मिलते हैं, हुविस्क मिलते हैं, कनिष्क सेकंड मिलते हैं, वासुदेव ने भी मुद्राओं पर शिव और नंदी की आकृतियाँ देखने को मिलती है। और इसने राजाओं की प्रतिमा पूजा प्रचलन प्रारंभ की। ये क्वेश्चन बन जाता है महत्वपूर्ण, ठीक है। उसके बाद कनिष्क थर्ड आए और वासुदेव सेकंड। तो दोस्तों आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।